सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। पिछले वीडियो में हमने शब्द शक्ति के बारे में पढ़ा था। आज हम काव्य गुण की परिभाषा एवं काव्य गुण के प्रकार पढ़ेंगे। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, सच्चरित्रा, चरित्रा, उदारता, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी प्रसाद, ओज, माधुर्य गुण होते हैं। यानी गुण तीन माने हैं: प्रसाद, ओज और माधुर्य। अतएव जैसे चारित्रिक गुणों के कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, वैसे ही काव्य में भी इन गुणों का संचार होने से उसके रस में दिव्य चमक सी आ जाती है। अब हम काव्य गुण का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे। साधारणतः गुण का अर्थ है ऐसी विशेषता जो वस्तु की सौंदर्य में वृद्धि करती है। गुण काव्य के अंतर्गत रसानुभूति में सहयोग देने वाले होते हैं। यानी गुण है वो काव्य की रस की अनुभूति में क्या देते हैं? सहयोग देते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना है। रस के उत्कर्ष में सहायक तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। यानी रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर में निवास करने वाली आत्मा का उत्कर्ष दया, वीरता, उदारता आदि गुणों के द्वारा होता है, उसी प्रकार काव्य की आत्मा रस के उत्कर्ष का विधान करने वाले तत्व गुण कहलाते हैं। इनके प्रयोग से काव्य की सरसता में वृद्धि होती है। यानी गुणों के प्रयोग से काव्य में सरसता उत्पन्न होती है और वृद्धि भी होती है। सरसता में क्या होती है? वृद्धि होती है। तथा गुणों का अभाव काव्य में दोष उत्पन्न करता है। अगर काव्य में गुण नहीं होते हैं तो काव्य में दोष उत्पन्न होता है। गुणहीन काव्य को अधम कोटि का काव्य माना गया है। आचार्य वामन ने गुण को स्पष्ट करते हुए स्वरचित काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ में लिखा है। यानी वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में लिखा है: काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तदतिशय हेत वस्त्वलंकार। इसका अर्थ है शब्द और अर्थ के शोभाकारक धर्म को गुण कहा जाता है। वामन के अनुसार गुण काव्य के नित्य धर्म हैं। कहने का मतलब है शब्द और अर्थ दोनों की जो शोभा बढ़ाते हैं वो धर्म क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। इसकी अनुपस्थिति में काव्य का अस्तित्व असंभव है। फिर गुण के भेद बताए गए हैं। अलग अलग विद्वानों ने गुण के अलग अलग भेद बताए हैं। गुणों के भेद प्रभेद का निरूपण सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया था। उनके मतानुसार गुणों की संख्या 10 है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। यानी कि भरत मुनि ने गुण 10 माने हैं। इनके नाम हम देखते हैं: सलेश गुण, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता और कांति। आचार्य दंडी भी 10 काव्य गुण मानते हैं। यानी दंडी ने भी काव्य गुण कितने माने हैं? 10 माने हैं। भरत मुनि ने भी 10 माने हैं। आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक स्वरचित जो है काव्य प्रकाश में 3 गुण माने हैं। यानी मम्मट सिर्फ 3 ही गुण मानते हैं अपने काव्य प्रकाश में: प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। अब हम प्रसाद गुण के बारे में पढ़ेंगे कि प्रसाद गुण क्या है। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। जिस रचना में
सुबोधता, स्वस्थता हो, अर्थात अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए। यानी प्रसाद का शाब्दिक अर्थ ही होता है प्रसन्नता। और जो रचना हम पढ़ते हैं उसमें सुबोधता हो, स्वस्थता हो, अर्थात अर्थ सुनते ही समझ में आ जाए, ऐसी रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। जिस प्रकार अग्नि सूखे ईंधन में तत्काल व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना में प्रसाद गुण होता है। आचार्य दंडी के मतानुसार प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ सुनते ही शब्द का अर्थ समझ में आ जाए। कहने का मतलब है कि प्रसाद गुण का शाब्दिक अर्थ ही होता है प्रसन्नता, और वह काव्य रचना जिसको पढ़ते ही उसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है, वो प्रसाद गुण ही कहलाता है। इसको बताया गया है कि जिस तरह अग्नि जो होती है वो सूखे ईंधन में तत्काल लग जाती है, उसी प्रकार चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना प्रसाद गुण होती है। अब आचार्य दंडी के मतानुसार प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ सुनते ही शब्द का अर्थ समझ में आ जाए। प्रसाद गुण में सरल, सहज, भाव व्यंजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थ की सुबोधता या सुस्पष्टता इसकी विशेषता है। प्रसाद गुण सभी रसों में विद्यमान होता है। जैसे हमें मानना है, हम जानते हैं कि प्रसाद गुण जो है सब रसों में मिलता है, और प्रसाद गुण की मुख्य विशेषता है कि इसका अर्थ में सुबोधता होती है और सुस्पष्टता होती है। इसके कुछ उदाहरण हम पढ़ रहे हैं। पहला उदाहरण है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। दूसरा उदाहरण है, सिखा दो ना हे मधुप कुमारी, मुझे भी अपना मीठा गाना, कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ मधुपान। तीसरा उदाहरण है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। चौथा उदाहरण है, नर हो कि न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इस प्रकार हमने प्रसाद गुण पढ़ लिया। इन सभी उदाहरणों में हमने ये पढ़ा कि इन पंक्तियों को पढ़ने से हमें अर्थ तुरंत समझ में आ गया। इसके अर्थ में सुबोधता थी, स्वच्छता थी, इसलिए यहाँ प्रसाद गुण है। अब हम इसका एक उदाहरण और पढ़ रहे हैं। चारू चंदर की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ये भी प्रसाद गुण का उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे ओज गुण। ओज का शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रकाश और दीप्ति। यानी ओज शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है तेज, प्रकाश या दीप्ति। ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, आवेश, उत्साह आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। इसकी परिभाषा ध्यान से देखते हैं कि ऐसा काव्य जिसको हमने पढ़ा और पढ़ने से हमारे चित्त में जोश उत्पन्न हो गया, वीरता उत्पन्न होगी या आवेश या उत्साह उत्पन्न हुआ, तब वो रचना क्या कहलाती है? ओज गुण से युक्त रचना कहलाती है। अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं कि ओज गुण से युक्त रचना की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि इसमें ट वर्ग के व्यंजनों का अत्यधिक प्रयोग होता है। यानी वह रचना जिसमें ट वर्ग के व्यंजन अधिक होते हैं वो ओज गुण से युक्त रचना कहलाती है। दूसरा है द्वित्व वर्णों तथा संयुक्त अक्षरों का आधिक्य। द्वित्व वर्णों यानी जैसे बच्चा है, च 2 बार आ गया, और संयुक्त वर्ण जैसे अक्षत्र गे, इनका आधिक्य होता है। ट वर्ग के वर्ण जैसे ट, ठ, ड, ढ,
ढ आदि वर्ण अधिक आते हैं। तीसरी विशेषता है लंबे लंबे समासों का प्रयोग भी ओज गुण युक्त पंक्तियों में होता है। चौथा है रेफ युक्त वर्णों का आधिक्य। रेफ का मतलब जैसे आधा रह होता है, जैसे कर्म आदि, इनका भी आधिक्य होता है। चित्त को उद्दीप्त करने वाली ये शैली है और इसमें वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स आदि रसों में इसकी व्यंजना होती है। प्रौढ़ भावों की अभिव्यक्ति एवं ध्वन्यात्मकता इसमें विद्यमान है। तो इस तरह ओज गुण की 4-5 विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। ओज गुण में ट वर्ग के व्यंजनों का आधिक्य होता है। ट वर्ग का आप अर्थ समझ रहे हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण आदि। द्वित्व वर्ण और संयुक्त वर्ण अक्षत्र के होते हैं। द्वित्व वर्ण में से जैसे बच्चा, जिसमें च द्वित्व वर्ण है और लंबे लंबे समासों का प्रयोग होता है। रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे आधा रह जहाँ आता है उसको अर्धरेफ कहते हैं। चित्त को उद्दीप्त करने वाली ये शैली है और ये ओज गुण है। ये वीर रस, रौद्र रस, भयानक, विभत्स आदि रसों में इसकी व्यंजना है। अब हम इसका उदाहरण पढ़ रहे हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत जानो मुझे। ये वीर रस की रचना है। इन पंक्तियों को पढ़ने से उत्साह और जोश उत्पन्न होता है। दूसरा उदाहरण है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों की बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये इसका दूसरा उदाहरण है। अब हम इसका तीसरा उदाहरण पढ़ेंगे। हैरूड गिरे गज झुंड गिरे, कटकट अवनी पर सूंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते आदि झुंड गिरे। इस प्रकार हम पढ़ चुके हैं कि ओज गुण का शाब्दिक अर्थ उत्साह, जोश और तेज होता है और काव्य की जिन पंक्तियों को पढ़ने से उत्साह उत्पन्न होता है, जोश उत्पन्न होता है, वहाँ ओज गुण होता है। अब हम माधुर्य गुण पढ़ेंगे। माधुर्य शब्द का अर्थ है मधुरता। अतः हृदय में जो रचना मधुरता भर दे वह माधुर्य गुणमयी होती है। यानी जिस रचना को पढ़ने से हृदय में क्या उत्पन्न हो जाए, मधुरता उत्पन्न हो जाए। काव्य रचना के पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित हो उठता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। कि वह काव्य रचना जिसको पढ़ने से या उस रचना को सुनने मात्र से ही पाठक होता है या श्रोता होता है, उसका चित्त जो है वो द्रवित हो जाता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। अर्थात अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना में माधुर्य गुण होता है। यानी ऐसी रचना जो हमारे अंतःकरण में आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली और कोमल और मधुर वर्णों से युक्त होती है, वह माधुर्य गुण होता है। अब हम माधुर्य गुण की कुछ विशेषताएं जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। अब इसमें ओज गुण के विपरीत क्या होता है, ट वर्ग के वर्णों को छोड़कर क से मैं तक के वर्णों का प्रयोग। यानी क से मैं तक वर्ग के वर्णों का प्रयोग इसमें होता है, लेकिन इसमें ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग ओज गुण में होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि माधुर्य गुण में ट वर्ग के वर्णों को छोड़ा जाता है। दूसरा है अनुस्वारों का प्रयोग होता है। तीसरी विशेषता है कोमल वर्णों से युक्त है। चौथी विशेषता है अल्प समास या सामासिक पदों का अभाव। पांचवा है अनुनासिक वर्णों की अधिकता। जैसे हम ओज गुण में हमने पढ़ा था कि इसमें लंबे लंबे समासिक पद होते हैं, उसके विपरीत माधुर्य गुण में या तो अल्प समास होते हैं या छोटे छोटे मतलब समासिक पद ही होते हैं। बड़े समासिक पदों का इसमें क्या होता है, अभाव होता है।
ये श्रृंगार और करुण आदि रसों की व्यंजना है, यानी आदि में पाया जाता है। अब हम उसका उदाहरण पढ़ते हैं। पहला उदाहरण है श्रृंगार रस का है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, शोक करे बहुनी हंसे देन कहे नट जाए। तो इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है और इन पंक्तियों को पढ़ने से ही पाठक का मन जो है वो द्रवित हो उठता है, इसलिए यहाँ माधुर्य गुण है। अब हम दूसरा उदाहरण पढ़ रहे हैं। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे भावन ने नयन इधर मत आए। फिर इसका आगा तीसरा उदाहरण है। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक्षो मुकुंद मधुवंते। अब इसका चौथा उदाहरण है। अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जीही चितवत एक बार। अब हम इसका आगे पांचवा उदाहरण पढ़ रहे हैं। कंकन की कनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन समराम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कर लेनी। ये माधुर्य गुण का उदाहरण है। इन सभी काव्य की पंक्तियों को पढ़ने से पाठक का जो मन है वो द्रवित हो उठता है, इसलिए यहाँ माधुर्य गुण है। इस प्रकार हम गुण पढ़ चुके हैं और हमारा जो काव्य शास्त्र का जो भी पार्ट था वो सब आज हमने समाप्त कर दिया है।